विशाल 11 हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। यह कहानी एक खौफनाक रात की है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बताने से पहले अगर आप लोगों को ऐसी भूतिया स्टोरी सुनने में अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए आगे की ओर। कहते हैं जब किसी की नई नई शादी होती है तो उसे बाहर ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि भूत और आत्मा नए दूल्हे या दुल्हन के पास ज़्यादा आकर्षित होती है। आज की जो यह कहानी है यह हमारे एक दोस्त के साथ घटी घटना है। उसकी शादी के 2 दिन के बाद की बात है, जब उसकी बीवी अपने घर गई हुई थी और वह अपने कमरे में अकेला ही था। और अब यह कहानी मैं उनके ही शब्दों में जारी रखूँगा। मेरा नाम नीरज है। मैं जब भी उस दिन को याद करता हूँ तो मेरा दिल सहम सा जाता है। यह बात मेरी शादी के 2 दिन के बाद की है। मुझे घर में सब गांव में बाहर घूमने के लिए मना कर रहे थे, पर मैं कहाँ मानने वाला था। और जब मैं शाम को घर आया तो थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी थी। कुछ देर घर वालों के साथ बैठा रहा। उस दिन बारिश होने के कारण लाइट भी चली गई थी, क्योंकि गांव में थोड़ी सी ही बारिश होने के कारण लाइट चली जाती है। लाइट जाने के कारण पूरे घर में अंधेरा हो गया था। और थोड़ी देर घर वालों के साथ बैठे रहने के बाद मैं अपनी जगह से उठकर घर में जो मिठाई रखी थी मैं जाकर सभी मिठाइयाँ उठा उठा कर खाने लगा। वैसे मैं कभी मीठा नहीं खाता था, पर उस दिन मैं लगातार मिठाई खाया जा रहा था। और मिठाई खाकर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। दरवाजे में कुंडी लगाकर मैं अपने बिस्तर पर सोने चला गया। सोते हुए अभी मुझे आधा घंटा ही हुआ होगा, तभी मुझे किसी औरत की आवाज़ आई। वह बोल रही थी, नीरज कैसे हो और हो गई शादी? मैंने एकदम से आँख खोली और जैसे ही सामने देखा तो एक औरत मेरे सामने खड़ी थी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी और वह धीरे धीरे से मेरे पास आती जा रही थी। मैं अभी यही सोच रहा था कि यह अंदर कैसे आ गई, क्योंकि मैंने दरवाज़ा तो बंद कर दिया था, पर यह औरत अंदर कैसे आ गई और यह है कौन? मैं उसका चेहरा देखकर याद ही कर रहा था। तभी मुझे एकदम से याद आया, यह तो मेरी बड़ी वाली बुआ है जो लगभग 20 साल पहले ही मर चुकी थी। और अब वह मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो गई थी। तभी उसने कहा, नीरज शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। इतना ही बोलकर उसने मेरी छाती पर अपना हाथ रख दिया। उनका हाथ रखते ही मेरा दम सा घुटने लगा और मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। पर किसी तरह मैंने पापा को आवाज़ दी, पर आवाज़ सही से निकल नहीं रही थी। पर शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी वह हल्की सी ही आवाज़ मेरे जीजू ने सुन ली। और मेरे जीजू समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, और उन्होंने तुरंत पापा को बताया कि नीरज अंदर से आवाज़ लगा रहा है। फिर उसके बाद सब ने किसी तरह दरवाज़ा खोला और सब अंदर आ गए। सब अंदर तो आ गए थे, पर वह अभी भी मुझे वहीं पर ही खड़ी दिख रही थी। फिर उसके बाद सब मुझे बाहर बरामदे में लेकर आ गए। सब मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे कि क्या हुआ, पर पता नहीं मैं उस समय कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा था। तभी वह फिर से मेरे पास आकर खड़ी हो गई और फिर से उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया। पर सब वहीं पर ही खड़े थे, पर वह औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ किसी और को नहीं दिख रही थी। और पता नहीं कब वह एकदम से मेरे ऊपर आकर बैठ गई। फिर मैंने अपने पापा से बोला, क्या भैया लड़के की शादी कर ली
पर मुझे नहीं बुलाया। इतना बोलकर मैं रोने लगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा था, पर मेरे मुंह से यह शब्द अपने आप ही निकल रहे थे। इतना सुनकर मेरे घर वाले भी समझ गए थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तभी फिर वह मेरे ऊपर से नीचे उतरी और मुझसे यह कहने लगी, चलो नीरज चलो, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं, हम लोग ही तुम्हारे हैं। वह देखो, वह सब तुम्हें ही लेने आए हैं। जिस तरफ उसने देखने को कहा था, मैंने जैसे ही उस तरफ यानी बाहर की ओर देखा तो मेरे डर की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि बाहर बहुत सारे बड़े ही भयानक लोग खड़े थे और मुझे बोल रहे थे, चलो नीरज जल्दी चलो, हम सब तुम्हें ही लेने आए हैं। फिर एक बार से मेरी मरी हुई बुआ ने मुझे कहा, चलो नीरज सब अपने हैं, देखो तुम्हें लेने पूरी बारात आई है। मेरे घर वाले सब मेरे पास ही बैठे थे, पर उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। मुझे भूतों की पूरी बारात दिख रही थी। तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मन भी उन सब के साथ जाने को करने लगा और मैं अपनी जगह से उठने लगा। पर मेरे घर वाले मुझे कहीं नहीं जाने दे रहे थे। तभी मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे जाने दो। इस बार मुझे टॉयलेट जाने दिया, पर मेरे साथ मेरे पापा और मेरे जीजू भी गए। इस बार तो मैं टॉयलेट करके फिर से बरामदे में ही आकर बैठ गया। कुछ देर बैठते ही मैंने एक बार फिर से टॉयलेट जाने को कहा। मेरे पापा ने बोला, अभी तो गया था। फिर से मैंने बोला, हाँ मुझे जाना है तो बस जाना है। इस बार टॉयलेट मेरे जीजा अकेले ही मेरे साथ गए। जैसे ही मैं टॉयलेट के पास आया तो तभी मेरे बुआ और उनके साथ वाले लोग, जो मेरे घर के बगल में जंगल था, वहाँ खड़े होकर मुझे बुलाने लगे। और मैं भी एकदम से उनके ही पास को भागने को जैसे ही हुआ, तभी मेरे जीजा ने मेरे हाथ पकड़ लिया। पर मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था मेरे अंदर कई लोग की जान आ गई हो। मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने पापा को आवाज़ दी। उनके आवाज़ देते ही मेरे पापा और मेरे घर वाले सभी वहाँ पर आ गए और मुझे पकड़कर बरामदे में ही रखे बिस्तर में लिटा दिया। तभी मेरे पापा ने एक आदमी को बुलाया, जो थोड़ा भूत के बारे में जानता था। उसने आकर देखा और बोला, यहाँ वह पहले थी, पर अब वह यहाँ से जा चुकी है। इतना बोलकर वह तो वहाँ से चला गया। पर मुझे वह सब और मेरी मरी हुई बुआ अभी भी दिख रही थी। मैं रह रह कर कभी भागने की कोशिश करता और अभी अपने आप ही हंसता और कभी रोता। या देखकर मेरे भाई ने हनुमान चालीसा अपने फ़ोन में चलाकर मेरे पास रख दी। हनुमान चालीसा ही मेरी बुआ, जो मेरे पास खड़ी होकर मुझे बस अपने साथ चलने को बोल रही थी, उसे पता नहीं क्या होने लगा और गुस्से में मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबाने लगी और मैं तड़पने सा लगा। मेरी यह हालत देखकर घर वाले ने हनुमान चालीसा बंद कर दी। हनुमान चालीसा बंद होते ही और वह मेरा गला छोड़कर छाती से नीचे उतर गई और मैं भी एकदम शांत हो गया। उस रात मेरा पूरा परिवार मेरे ही पास बैठा रहा और पूरी रात नहीं सोया। और मेरी मरी हुई बुआ और उनके साथ के लोग भी मुझे पूरी रात दिखते रहे। और लगभग सुबह के 4 बजे के बाद वह सब वहाँ से गए और सुबह मेरे सारी बात सबको बताई तो मेरे पापा मुझे एक मंदिर में ले गए, जहाँ के बाबा भूत देखते हैं। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ बना कर दी। उस दिन से मुझे मेरी मरी हुई बुआ
और उनके साथ के लोग कभी नहीं दिखे।